हेलो फ्रेंड्स। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कैसे किया। जब भी कोई विचारक हो, दार्शनिक हो या नेता हो या नेतृत्व करता हो, उनके द्वारा कहे गए शब्द कीमती होते हैं, बशर्ते कालांतर में उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हों, उनके द्वारा बोले गए शब्द हों, उनकी रचनाएं हों, कविताएं हों, जेल से लिखी गई डायरी हो। इस क्रम में हमने इससे पहले भी कुछ लेटर्स को देखा था और इसके बाद भी हम किताबों के संदर्भ में कुछ चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अभी हम महात्मा गांधी तक सीमित हैं। नॉन वायलेंस उनका जो दिया हुआ प्रिंसिपल था, इसमें सबसे बड़ी जो खासियत थी, जिसे हम अहिंसा कहते हैं, अहिंसा का मतलब ये नहीं कहा गया है कि जब आप कमजोर हों तब आप अहिंसा का रास्ता अपना लें। उससे बेटर उन्होंने एक पैराडॉक्स दिया। उन्होंने कहा कि वायलेंस इज बेटर देन कवर्डिस। इफ समवन कैन नॉट बी नॉन वायलेंट आउट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज मोर ऑनेस्ट टू बी वायलेंट देन टू हाइड बिहाइंड वीकनेस। ऐसी स्थिति ना हो कि आप कमजोर पड़ने लगें, तब फिर आपके लिए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ही सामने आती है। लेकिन जब आप ऊंचाई पर हो, आपके पास ताकत ज्यादा हो और आप सामने वाले को गलत करते हुए देख पा रहे हो और तब भी आप उसे अपनी उदारता और सहिष्णुता की वजह से माफ कर दें, तो वहां पर अहिंसा शब्द आता है। ये जो अहिंसा है, अहिंसा केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं इस्तेमाल होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये केवल भौतिक हिंसा की बात की जा रही है, बल्कि इसे हम सूक्ष्म हिंसा के संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। भौतिक हिंसा से मतलब है फिजिकल जो भी फाइट होती है, लोगों को लगता है मारपीट या आपसी हाथ पांव चलाना ही केवल हिंसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूक्ष्म हिंसा जब हम कहते हैं, किसी की पर पीड़ा से आनंद लेना, किसी को दुखी करना, किसी के मन को व्यथित करना, किसी को परेशान करना, तो जो सूक्ष्म स्तर पर हिंसा की बात कही जाती है, वो भी हिंसा के दायरे में ही आता है। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया, और अहिंसा का सिद्धांत भी कब दिया? तब जब अंग्रेज लगातार भारतीयों पर प्रहार कर रहे थे। तो एक समय आया, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी कहीं भी। ये जो मीडिया है, ये रातों रात पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकती है। मैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक और दूंगा कि मीडिया कैसे नैरेटिव सेट करने का काम करती है। आप उसे कह सकते हैं कि साइलेंटली लोग पीछे बैठे हैं, लेकिन उनकी वजह से उस तरह का माहौल बनता है। जब ये वो समय था जब प्रिंट मीडिया बहुत बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन यदि आप सोचिए, एक तरफ से अंग्रेज मार रहे थे और दूसरी तरफ से अगर भारतीय भी भिड़ जाते और दो तरफ के लोग आपस में लड़ते हुए दिखते, तो इसे क्या कहा जाता? इसे कहा जाता आपसी संघर्ष, कि दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं और फिर यहां पर पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बल को जायज ठहराया जाता। यहां बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों की लाठी लगने से मृत्यु हुई। यहां पर जो नैरेटिव सेट हुआ ग्लोबल मीडिया में, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश शासन था, और जब वो सारी सूचनाएं ब्रिटेन तक जाने लगी और अन्य देशों तक जाने लगी, तो उसका प्रभाव व्यापक हो गया। अगर एक वर्ग मार रहा था, जो भी पुलिस का वर्ग था, जो भी ब्रिटिश काल में जो वर्ग था, वो मार रहे थे, और दूसरा वर्ग अगर वो भी लाठी डंडा उठा लेता, तो यहाँ की जो पिक्चर थी वो बदल जाती। फिर ये एक संघर्ष हो जाता, एक दंगा हो जाता, उसको नियंत्रित करने की भावना होती। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। एक तरफ से ब्रिटेन के लोग मार रहे थे, दूसरी तरफ से भारतीय खड़े होते जा रहे थे।
एक लाइन में खड़े होते थे, जब उनको मारा जाता, पीटा जाता, उसके बाद वो गिर जाते तो दूसरे लोग उस लाइन के आगे आकर के खड़े हो जाते, और जब वो गिर जाते तो उसके बाद फिर पीछे से लोग आके खड़े हो जाते। अब जब किसी निहत्थे पर हाथ उठाया गया तो यहां पर जो मीडिया में नैरेटिव सेट हो गया, वो सेट हो गया एक्सप्लॉइटेशन का। इसीलिए मीडिया के नैरेटिव बहुत काम करते हैं कि ये कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो ग्लोबल मीडिया में जब नैरेटिव सेट हो गया इस बात को लेकर के कि निहत्थों पर वार किया जा रहा है, कमजोर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तब फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां से आना शुरू हो गया था। सिर्फ फर्क इतना ही था, अगर हम भी हिंसा का रास्ता अपनाते तो फिर इसे एक संघर्ष दिखा दिया जाता, जैसे उससे पहले भी 1857 रिवॉल्ट हो या फिर बाकी चीजें हो, उसे एक संघर्ष बता के दबा दिया जाता। लेकिन जब हमने हथियार ही नहीं उठाए, हम अहिंसा के मार्ग पर आ गए, और सामने वाले ने जब प्रहार किया तो वो सामने क्या आया, एक बर्बर चेहरा सामने आया, जिसकी वजह से फिर पूरी तरह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। तो ये फर्क होता है कि नैरेटिव क्या होगा। सिर्फ एक सिद्धांत से, हिंसा और अहिंसा, अगर हिंसा हो गई होती तो नैरेटिव पूरा बदल जाता और तब लोग उनके पक्ष में जाते और उधर से बयान देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो इन पर पड़ने वाली लाठियां फिर अंत में ब्रिटिश सरकार के ताबूत का कील साबित हो गई थी। तो ये है नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत। इसके बाद है सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, कि हमेशा सत्य के साथ ही चलना चाहिए। ट्रूथ वॉज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट वॉज अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, गॉड। इन्होंने दो कंटेक्स्ट में बात की है। जब यहां पर बात होती है ट्रूथ वॉज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, तो अगर हम इसे घटना के संदर्भ में समझें तो एक होता है कि वो घटना घटित हुई, दूसरा होता है जिस व्यक्ति के साथ घटित हुई उस व्यक्ति के द्वारा उस कहानी को कैसे बताया गया, तीसरा होता है कि जो व्यक्ति करने वाला था, कारित करने वाला था, उसने उस घटना को कैसे बताया। तो किसी भी घटना के तीन तरह के वर्णन निकल के आ जाते हैं, उसी के अनुसार सत्य में बदलाव हो जाता है। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। कोई व्यक्ति आया और उसने मजाक में मुझे ऐसे करके मारा, ये एक घटना थी। अब मेरे साथ हुई, मैंने इसका नैरेटिव बदल दिया। मैंने कहा कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे डराया धमकाया, मुझे मारा पीटा, मेरे को और दो घूंसे मारे, और मुझे जाते जाते दो थप्पड़ भी मार के चला गया। घटना वो थी जो घटित हुई, मैंने उस घटना का विवरण उस ढंग से बता दिया जो नहीं हुआ। अब जब आप उस व्यक्ति से पूछेंगे जिसने घटना कारित की, वो घटना को बताएगा। तो इसीलिए सत्य को जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां बात कर रहा है ट्रूथ वॉज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, यहाँ केवल फैक्ट की बात कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको तीन संदर्भ दिए, तो जब घटना की बात हो रही है तो वहां पे फैक्ट केवल कितना था, कोई व्यक्ति आया, उसने हल्के से टैप किया और वो चला गया। और ऊपर के फर्स्ट और सेकंड जो नैरेटिव थे, जिसके साथ हुआ और जिसने किया, वो नैरेटिव बनाए हुए थे। तो जब सत्य की बात होती है तो वो केवल फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फैक्ट के लेवल पर तो हमें सत्य को जानना ही चाहिए, ये एक बात है। लेकिन वो बात कर रहे हैं इट इज अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, वो गॉड की बात कर रहे हैं कि जो सत्य है, जो परम है, हमें उसे जानना चाहिए और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन में सत्याग्रह को या सत्य के आग्रह को किस तरह लेकर के आए, या इस तरह से उस सत्य को जीने का प्रयास करें कि जब भी आपके जो शत्रु हैं या जो आपके विपक्ष के लोग हैं, उनके अंदर की चेतना भी जागृत हो जाए, जब उन्हें ये महसूस हो कि ये व्यक्ति उस बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा है। रास्ता बताना आसान है, लेकिन उस रास्ते पर उसी हिसाब से चल पाना बहुत कठिन काम है। तो एक बार जो आपके प्रतिपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके मन में भी ये भावना जागृत हो जाए कि होना है तो इस व्यक्ति की तरह। तो मतलब इस हद तक सत्य के आग्रह को अपने साथ रखिए।
और सत्य एक जर्नी की तरह है, इसके साथ आपको जीना पड़ता है। हालांकि जब सत्य कही गई बात और उसके किए गए प्रतिफलन के बीच अंतर आता है, तभी हिपोक्रेसी आना शुरू होती है। व्यवहारिक जीवन में कुछ हद तक संभावनाएं नहीं होती हैं कि आपने जैसा बोला है आप 100% वैसा करें, लेकिन एटलीस्ट जो बोला है उसका मैक्सिमम परसेंटेज अचीव करना चाहिए। पूरा जीवन आदर्श नहीं हो सकता। मीन्स वर्सेस एंड। गांधी जी ने एक थ्योरी रिजेक्ट की जो मैकियावेलियन आइडिया था कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, कि आपको जैसे तैसे उसकी मंजिल तक पहुंचना है, किसी चीज को हासिल करना है तो बस उस चीज को हासिल कर लेना है, फिर चाहे जिस रास्ते से हासिल किया गया हो। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, ये जो मैकियावेलियन सोच है ये गलत है। आप किसी भी तरह से किसी चीज को हासिल कर लेंगे और उसके जो मतलब साधन हैं, जो उसके तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, अगर वो गलत हैं तो अंत में आप उस चीज को हासिल करके भी गंवा देंगे। वो किसी वस्तु के संदर्भ में हो सकता है, किसी व्यक्ति के संदर्भ में हो सकता है, या फिर वो किसी जॉब से के कंटेक्स्ट में हो सकता है। ये जीवन के हर पहलू पर काम करता है कि अगर आप सिर्फ उसके अंतिम निर्णय या अंतिम गोल तक पहुंचना चाहते हैं और किसी तरह बस पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन आपने गलत साधनों का प्रयोग किया है, तो ज्यादा संभावना है कि वो चीज अंत में आपसे छूट जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा कि जब भी आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसके लिए सही रास्तों का इस्तेमाल करें। गलत रास्ते का इस्तेमाल करके, धोखा देके, छल करके, कुछ इधर उधर की योजना भिड़ा के आप वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो चीज आपके साथ रुकेगी नहीं। तो बेहतर है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप एक सही रास्ते को अख्तियार करें और जो भी उसमें चुनौतियां या बाधाएं आती हैं उसके अनुसार खुद को बदलने का प्रयास करें। तो प्रक्रिया, किसी भी चीज का प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने को संभाल लिया तो जो एंड गोल है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ये ठीक ऐसा है कि आपकी नजर पेड़ लगाने को लेकर के है। आपकी नजर इस चीज पर है ही नहीं कि मैं अगर बीज सही से बोऊंगा, इसको सही से प्रॉपर पानी दूंगा, खाद दूंगा, इसका ध्यान रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा, तो ये अपने आप जब बड़ा होगा तो ये ब्लॉसम करेगा, ये अपने आप एक बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन आपका दिमाग सिर्फ ये है कि पेड़ बन जाए और आप हड़बड़ी में बीज को ऐसे ही डाल देंगे तो वो वापस पनपेगा नहीं और बेहतर नहीं होगा। इसीलिए जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो भले ही आप कहें कि जो आपका एंड है वो नोबलेस्ट है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि गलत रास्ते ना हो। तो हर सिचुएशन में ये प्रयास होना चाहिए कि आप जिस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं उसे गलत तरीकों से ना हासिल करें, बल्कि जो एक प्रॉपर वे है उस हिसाब से साथ लेके, लोगों से बात करके उस तरह से हासिल करने का प्रयास करें, तो संभावना है वो चीज लंबे समय तक टिकेगी आपके साथ। स्वदेशी, जिसकी बात अभी वर्तमान में भी चल रही है, इसका जो मेन मकसद है स्वदेशी का, वो फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करने का तो है ही, साथ ही इस बात को लेकर के भी है कि हम अपने आसपास मौजूद उन कम्युनिटीज को भी फायदा पहुंचा पाएं जिनके द्वारा ये बनाया जाता है, और स्थानीय लोगों के हाथ में भी पैसा आए जिससे कि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो अपनी, जब भी आप कहते हैं सर्विंग द होल वर्ल्ड, जब भी आप इस तरह की संकल्पना देखते हैं कि हम समाज की, राष्ट्र की या फिर विश्व की सेवा करेंगे या उनके लिए कुछ बड़ा करेंगे, तो आपको अपनी इमीडिएट कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए। बस यहाँ पर एक फर्क ये है कि कभी कभी आपको ये देखना होता है कि एक व्यक्ति अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो उसे फिर आपको हाथ देना पड़ता है। जैसे स्वदेशी के संदर्भ में बहुत सी चीजें पहले से गांव में कुशलता उपलब्ध है, लेकिन उस कुशलता को सही ढंग से मार्केटिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में कैसे उतारना है,
ये लोगों को नहीं पता। उसका रीजन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन अगर कोई वहां से कंपनी अप्रोच करे या कनेक्ट करे तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतर बन सकता है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो कभी कभी एक हद तक लोग आ जाते हैं कुशलता के स्तर पर, उन्हें हाथ देके थोड़ा और ऊपर लाने की जरूरत होती है। साथ ही जब बात होती है, हालांकि वर्तमान की प्रासंगिकता में ये नहीं कहा जा सकता कि मशीन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि जो जनसंख्या एक बड़ी मात्रा में किसी भी काम में नहीं लगी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी काम में संलग्न हो और अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की स्थिति में हो। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, गांधी जी ने सामान्य तौर पर यह कहा था कि जो भी लोग अमीर हैं, रिच हैं, उन्हें एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मेरा भी ये कहना है कि लोगों को अच्छे से पैसा कमाना चाहिए। ये तभी संभव है जब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, तभी देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो जरूरी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, जीडीपी में, नेशनल इनकम में अपना अधिकतम योगदान दें। लेकिन जब वो पैसा कमाएं तो वो उस पैसे का उपभोग कैसे करते हैं, ये बात तय करेगी कि कैसे सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। उपभोग करना मैटर करता है कि आप उसको खर्च कहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि पर्सनल लग्जरी की बजाय आप कोशिश करिए कि एज अ ट्रस्टी आप उसको सोसाइटी के वेलफेयर में यूटिलाइज करें, क्योंकि आप आए भी खाली हाथ थे, जाएंगे भी खाली हाथ, लेकिन इस दरमियान आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर आपको रखना पड़ेगा। तो उस बेटर परफॉर्मेंस में जो भी चीजें आपने गैदर की, आप उसको किस ढंग से यूटिलाइज करते हैं, ये मैटर करता है। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल टाटा है, जिसके नाम से आपको बहुत से ऐसे वेंचर्स मिल जाएंगे, वो चाहे कैंसर के हॉस्पिटल्स हों या रिसर्च सेंटर हों या डॉग केयर सेंटर हों, आपको ऐसी तमाम चीजें मिल जाएंगी जो टाटा के द्वारा रन की जा रही हैं और उसमें लगातार सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। तो पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएं, लेकिन फिर उसका खर्च कहाँ होगा ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। और ज्यादा जरूरी है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी व्यक्ति के पास अगर एक मान लीजिए संख्या है 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या कुछ भी हो, उस संख्या से अगर वो एक कंपनी खड़ी करता है तो उसकी वजह से कम 100-200 लोगों को रोजगार मिला। उन 100 लोगों के पीछे भी उनके परिवार हैं, तकरीबन हर परिवार में 3-4 व्यक्ति हैं, तो कम से कम 500 लोगों के पेट पालने की क्षमता उस व्यक्ति की वजह से बन गई। तो पैसा आने के बाद जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो या किसी अच्छे चीज में हो या बिजनेस में हो, तो वो फिर समस्या नहीं होगा। तो एज अ ट्रस्टीशिप पैसे को डील करना चाहिए। सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। जब हिंद स्वराज 1909 की बात कर रहे हैं, 1909, गांधी जी ने यह आर्ग्यू किया था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल ग्रोथ पर निर्भर करती है, इसीलिए वो एक डिजीज है, प्रोग्रेस नहीं। अब यहां समझने वाली बात है कि गांधी जी उस समय भी विदेशों में जा रहे थे। जब उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वहां के कल्चर का उन्होंने अच्छे से डिफाइन हर एक चीज की है। तो वो उस संस्कृति से वाकिफ थे और वो ये जान रहे थे कि कल को कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है वो यहाँ से उठ के भारत तक आएगी। अब सोचने वाली बात है, 1909 में उन्होंने ये बात कह दी थी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो आगे कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर लेकर के जाएगा, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो डायरेक्टली जो हमारी इकोनॉमी है, कल्चर है, सोसाइटी है, हर एक चीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने का काम करती है। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी सोसाइटी में इंटर करता चला गया।
जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई। आगे सिविलाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी, उन्होंने सिंप्लिसिटी पर फोकस किया, ना कि किसी भी मॉडर्न चीजों को अपनाने के लिए, क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है ज्यादातर लोगों में टेंडेंसी थी कि वो ब्रिटेन के जो कल्चर है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, जो उनका कोड है, उनको अपनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमेशा एक मॉरल ड्यूटी के तहत काम करना चाहिए, मतलब कोई भी काम आदमी अपने मन की बजाय उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ड्यूटीज है उसके साथ करने का काम उन्हें करना चाहिए। ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स थॉट्स, जो भी आप सोचेंगे वो आप बन जाएंगे, इसीलिए जैसे हम विचार रखते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि हम नकारात्मक विचार दूसरे के लिए रखेंगे और सकारात्मक विचार हम अपने लिए रखेंगे, पर वास्तविकता ये है कि दिमाग आपका एक ही है और चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सारे के सारे विचार आपके पास आपके अंदर ही रहेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, तो यहाँ पर आपकी जो भी नीड है वो तो फुलफिल हो सकती है, लेकिन आपकी ग्रीड फुलफिल नहीं की जा सकती है। जब हम प्रकृति के संदर्भ में बात करते हैं तो जो लोगों में अननेसेसरी ग्रीड है, जिसकी वजह से लगातार डिफॉरेस्टेशन होता है और सारी चीजों को खराब किया जाता है, प्रकृति को नष्ट करके बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर इकोनॉमिक और मटेरियल बेनिफिट के लिए हम लगातार नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत और बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नीड को फुलफिल किया जा सकता है लेकिन ग्रीड को फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऑन करेज एंड फियरलेसनेस, फियर हैज इट्स यूज बट कावर्डिस हैज नन। कहते भी हैं कि मृत्यु का दूसरा नाम क्या है? मृत्यु का दूसरा नाम है कायरता से जीना। जब व्यक्ति कायर होकर जीने लगता है तो वो अपने आसपास बहुत सी चीजों के प्रति बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। इसीलिए डर इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे अंदर डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। डर की बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक पानी की टंकी है और उसमें अगर आप चढ़ना शुरू करेंगे, कभी अगर देख समझ के आप प्रयोग कर सकते हैं, आप जैसे जैसे उस टंकी में ऊपर चढ़ना शुरू होंगे, प्रॉपर पतली सीढ़ी है, और जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे आपको महसूस होगा कि आप में कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। वो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इसलिए आप में आ रहे हैं क्योंकि आप में एक लेवल ऑफ फियर क्रिएट हो रहा है। वो साइकोलॉजिकल चेंज है। जैसे आप नदी के आसपास खड़े हैं, आपने अपना मोबाइल ले रखा है, आप फोटो ले रहे हैं, आपके मन में अक्सर आता है मोबाइल अच्छे से पकड़ो, गिर ना जाए। वो एक नॉर्मल टेंडेंसी है। जब आपने एक बार किसी गर्म चीज को छुआ और आपके हाथ में वो गर्माहट लगी, तो उसके बावजूद भी आपके मन में बार बार जो एक वृत्ति है या आवृत्ति कह लीजिए, आपके मन में एक वो सिग्नल बैठ गया कि अब आप उसे दोबारा टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया, वो पेन आपको फील हो गया। तो जब डर के संदर्भ में बात करते हैं तो व्यक्ति को डर बचाता है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं होगा तो आप ऊंचाई से कूद जाएंगे, और कूदने के बाद जो रिपरकशंस होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी या उसके जो भी क्या कहेंगे आउटकम होंगे, वो आपको फेस करने होंगे। तो फियर एक नेचुरल टेंडेंसी है और फियर का होना जरूरी है। जैसे आप अपने से किसी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के सामने खड़े हैं, उसके पास हो सकता है देश की तीनों सेनाएं हो सकता है पूरी पुलिस फोर्स हो और सब कुछ है, और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति शांत है तो इसका मतलब वो व्यक्ति उदार है, वो व्यक्ति सहिष्णु है। जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि वो व्यक्ति अहिंसक है, जिसके पास हिंसा करने का सामर्थ्य है लेकिन फिर भी वो अहिंसा को चुन रहा है, तो इसका मतलब उसमें उदारता का स्तर ज्यादा है।
यहीं पर जब फियर की बात होती है, कई बार लोग कहते हैं कि आउट ऑफ फियर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बात सही है, लेकिन जो डिसीजन मैं अभी लूंगा, मैं आउट ऑफ फियर होकर कोई डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन जो उस डिसीजन के रिपरकशंस होंगे, जो आउटकम्स होंगे और जो कंक्लूजन्स होंगे, वो हो सकता है काफी लंबे समय तक आए। इसीलिए फियर का मतलब ये नहीं होता कि आप मोमेंट में करेज शो करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस डिसीजन को लेकर के आगे जाना और थ्रू आउट द करेज को बनाए रखना। करेज वहां काम आता है, ब्रेवरी वहां काम आती है। साहस और दुस्साहस में फर्क है। साहस एक नपा तुला संतुलित जोखिम लेने का आधार हो सकता है, लेकिन दुस्साहस का मतलब है कि आपको पता है कि सामने कुछ ऐसा है कि आप लड़ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप डेडली सिचुएशन में चले गए, तो वो क्या है, वो दुस्साहस। इसलिए साहस होना चाहिए, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। फियर मोमेंट्री नहीं होना चाहिए, फियर लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स के साथ, आउटकम्स के साथ कैलकुलेटेड होना चाहिए। जब वो कैलकुलेटेड है तब आप में फियरलेसनेस आएगा, नहीं तो अगर आप मोमेंट्री फियर से बाहर जाकर के डिसीजंस लेंगे तो लंबे समय में फिर आप लाइफ में काफी इम्बैलेंसेस क्रिएट करेंगे। तो उससे बचने के लिए जरूरत है कि हम उन चीजों से बचें, मोमेंट्री डिसीजन से। ए कावर्ड इज इनकेपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग लव। सिंपल लैंग्वेज में प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास साहस है, जिसके पास खोने की क्षमता है। प्रेम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो प्रेम समाज से हो, वो प्रेम राष्ट्र से हो, वो प्रेम व्यक्ति से हो, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप खुद को वल्नरेबल कर लेते हैं सामने वाले व्यक्ति के समक्ष, और या फिर उस परिस्थिति के समक्ष, और प्रेम आपसे त्याग और बलिदान की मांग करता है। साधारण भाषा में प्रेम आपसे त्याग और बलिदान की मांग करता है। अब वो आप चाहे व्यक्ति के समकक्ष कर लें या आप राष्ट्र के संदर्भ में ले लें, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं तो वहां भी आपको त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। आप अपनी सादगी से, आप अपने साधारण रहन सहन से, आप अपने अच्छे कर्मों और व्यवहार से भी इस दुनिया को हिला सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या चीजें जीवन में जरूरी हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जिया जाना चाहिए। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस था जो हमने महात्मा गांधी के संदर्भ में देखा। समय समय पर हम और लीडर्स के थॉट्स प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे, और मेरी कोशिश होगी केवल उन लीडर्स को ना देखा जाए जो लीडर्स पास्ट में थे, बल्कि जो प्रेजेंट टाइम में लीडर्स हैं उन पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। जैसे एस जयशंकर जी हैं, उनकी किताब जो है काफ़ी डिटेल में है, उससे भी हम कुछ संदर्भ उठाएंगे और कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं जो हम देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।